Bismillahirrahmanirrahim. Today we will be discussing economic integration. पिछले लेक्चर्स में हमने स्टार्ट किया जनरल एनवायरनमेंट से, जिसमें हमने ग्लोबलाइजेशन देखी, उसके इफेक्ट देखे, एडवांटेजेस देखे, डिसएडवांटेजेस देखे। फिर हमने मूव किया इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरी से और सपोर्ट क्रिएट की फॉर इंटरनेशनल ट्रेड। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया कि इंटरनेशनल ट्रेड जब होती है तो उसके अगेंस्ट प्रोटेक्टिव मेजर्स क्या होते हैं, जिसको प्रोटेक्शनिज्म बोलते हैं, और उसके हमने टाइप्स देखी कि कौन कौन सी टाइप्स होती हैं। आज बेसिकली हम डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक इंटीग्रेशन कि आखिर इकोनॉमिक इंटीग्रेशन कहते किसको। बेसिकली अगर आप देखें, दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, इकोनॉमिक एंड इंटीग्रेशन। जब दो इकोनॉमी या दो से ज्यादा इकोनॉमी इंटेग्रेट होंगी तो एक्चुअली दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। अगर इसकी प्रॉपर डेफिनेशन रीड आउट कर ले, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन is best viewed as a spectrum with the various integrative agreements in effect today lying in the middle of this spectrum. एक्चुअली इस डेफिनेशन का मतलब ये है, जब भी दो या दो से ज्यादा इकोनॉमीज कोई एग्रीमेंट साइन कर लें जिसमें डिफाइंड हो और वो टर्म्स एंड कंडीशन, और वो कोई किसी व्यू में, नॉर्मली ये हम पढ़ रहे हैं इंटरनेशनल ट्रेड के व्यू में, तो अगर तो कोई एग्रीमेंट साइन हो जाए जिसके अंदर कोई ना कोई इंटरनेशनल ट्रेड के बैरियर्स एलिमिनेट किए जाएं या कॉमन ट्रीटी साइन हो जाए, उसको हम इकोनॉमिक इंटीग्रेशन कहते हैं। जैसे कि अगर आपको एक एग्जांपल दूं, अगर पाकिस्तान और चाइना का कोई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो जाए तो इट इज अ पार्ट ऑफ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन एज वेल, कि दो कंट्रीज हैं। हो सकता है कि उसी इंटीग्रेशन की जो एग्रीमेंट है वो दो से ज्यादा कंट्रीज साइन हो करें। और इकोनॉमिक इंटीग्रेशन के भी लेवल्स हैं। ये बहुत ही बेसिक लेवल होता है कि दो कंट्रीज कोई ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर लें, और हाईएस्ट लेवल ये होता है कि कंट्रीज अपनी ज्योग्राफिकल बाउंड्री को एक ही तरह डिफाइन कर लें। जैसे कि यूरोप है, जितनी भी कंट्रीज हैं लेकिन उसके अंदर कोई भी बैरियर्स नहीं है, तो वो यूरोप की जो एग्जांपल है, इट इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। The level of integration defines the nature and the degree of economic links between countries. कि कितना स्ट्रॉन्ग इंटीग्रेशन है ये ही डिफाइन करेगा कि लिंक की डिग्री और नेचर ऑफ इकोनॉमिक लिंक कितना हाई है। अच्छा, अब इकोनॉमिक इंटीग्रेशन का लेवल, जैसे मैंने आपसे कहा कि कितना स्ट्रॉन्ग है, उसकी बेसिस पे हम इकोनॉमिक इंटीग्रेशन को चार कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। बेसिकली जैसे मैंने कहा, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन इज द अरेंजमेंट अमंग अ ग्रुप ऑफ कंट्री, जो कि मिनिमम दो कंट्रीज हो सकती है। अब वो इंटीग्रेशन कितना स्ट्रांग है, क्या वो सिर्फ टेम्पररी ट्रेड एग्रीमेंट है या प्रॉपर यूनियन क्रिएट हो रहा है, इसकी बेसिस पे, अगर इंटेंसिटी के बेसिस पे इकोनॉमिक इंटीग्रेशन को डिवाइड करें तो चार कैटेगरीज बनती है। नंबर वन इज फ्री ट्रेड एरिया, नंबर टू इज कस्टम्स यूनियन, नंबर थ्री इज कॉमन मार्केट, नंबर फोर इज इकोनॉमिक यूनियन। सबसे जो वीकेस्ट फॉर्म ऑफ इंटीग्रेशन है, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन है, दैट इज फ्री ट्रेड एरिया, और सबसे स्ट्रॉन्ग फॉर्म ऑफ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन जो है, दैट इज इकोनॉमिक यूनियन। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, द फ्री ट्रेड एरिया. The free trade area is the least restrictive and loosest form of economic integration among countries. In a free trade area, all barriers to trade among member countries are removed. मतलब अगर दो कंट्रीज एक एग्रीमेंट साइन कर लें कि जो ट्रेड होगी वो फ्री होगी, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे ना कोई टैरिफ होगा, ना कोई कोटा होगा, ना कोई एम्बार्गो होगा, ना कोई और प्रोटेक्टिव मेजर होंगे, तो अगर ऐसा एग्रीमेंट दो कंट्रीज के दरमियान साइन हो जाए तो उसको हम फ्री ट्रेड एरिया बोलते हैं। नाम से भी वाज़ेह है, फ्री ट्रेड एरिया, वो एरिया जो कि जिधर फ्री ट्रेड होगी और कोई प्रोटेक्शनिज्म नहीं होगा। तो जो इकोनॉमिक इंटीग्रेशन की सबसे वीकेस्ट फॉर्म है वो ये है कि दो कंट्रीज ऐसा एग्रीमेंट साइन कर ले जिसके अगेंस्ट ये डिसाइड हो कि ट्रेड जो होगी दोनों कंट्रीज में फ्री होगी, और दो कंट्री की मैं सिर्फ एग्जांपल लेके बात करूं, कंट्री दो से ज्यादा भी हो सकती है। तो ऐसा अगर फॉर्म ऑफ इंटीग्रेशन है, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन है, तो वी कॉल इट फ्री ट्रेड एरिया। सेकेंड फॉर्म ऑफ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन इज कस्टम यूनियन. Member of a customs union dismantle barrier to trade in goods and services among themselves. The custom union establishes a common trade policies with respect to non-members.
मतलब अब हमारा जो सेकंड है कस्टम यूनियन वो फ्री ट्रेड एरिया से ज्यादा स्ट्रॉन्ग फॉर्म है। इसका मतलब क्या हुआ है कि इसमें एक एलिमेंट कॉमन है कि जो ट्रेड होगी वो फ्री होगी, यानी कि कोई भी कस्टम यूनियन के अंदर कंट्रीज के दरमियान जो ट्रेड होगी वो फ्री होगी, जैसे कि फ्री ट्रेड यूनियन था। एक और क्योंकि इंटेग्रेशन का अब स्ट्रांग हो रही है, एक और चीज डिसाइडेड है कि जो नॉन मेंबर थे इन दोनों की जो बाकी कंट्रीज के साथ जो ट्रेड होगी उसकी जो पॉलिसीज होगी वो भी दोनों मिलकर डिसाइड करेंगे और कॉमन पॉलिसी यूज करेंगे। तो इसका मतलब जो पहला फ्री ट्रेड एरिया जो लेवल था उससे एक लेवल ऊपर आए तो उस लेवल ऑफ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन को हम बोलते हैं कस्टम यूनियन। फ्री ट्रेड एरिया में सिर्फ ट्रेड फ्री थी, कस्टम यूनियन में ट्रेड भी फ्री है और नॉन मेंबर के साथ जो ट्रेड है उसकी जो पॉलिसीज है वो भी कॉमन है। अब कॉमन मार्केट, इससे जो हमने कस्टम यूनियंस को डिस्कस किया, कस्टम यूनियन से जो नेक्स्ट स्टेप है, एक और स्टेप ऊपर अगर हम आएंगे तो दैट फॉर्म ऑफ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन इज कॉल्ड अ कॉमन मार्केट। अ कॉमन मार्केट हैज नो बैरियर टू ट्रेड अमंग मेंबर्स जी। Common market has no barriers to trade among members and has a external पॉलिसी, कॉमन एक्सटर्नल ट्रेड पॉलिसी। यहां तक ये वही एस्पेक्ट है जो कि कस्टम यूनियंस में हमने पढ़े थे। और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर मोबाइल अमंग मेंबर्स। मेंबर्स ऑफ अ कॉमन मार्केट मस्ट बी प्रिपेयर टू कोऑपरेट क्लोजली इन मॉनेटरी, फिस्कल एंड एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी। यानी कि अब एक और स्टेप ऊपर आएंगे तो इस कॉमन मार्केट के अंदर कोई ट्रेड बैरियर भी नहीं है, एक्सटर्नल पॉलिसीज भी सेम है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मोबिलिटी। अगर कोई एक कंट्री से मेंबर, ये जो जिनके दरमियान कॉमन मार्केट का एग्रीमेंट साइन है, अगर कोई एक एम्प्लॉय दूसरी कंट्री में जाके एम्प्लॉयमेंट करना चाहता है तो फ्री है। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की मोबिलिटी पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, या कोई एंटरप्रेन्योर है वो जो एग्रीमेंट वाली जो कंट्रीज हैं उसके अंदर किसी और कंट्री में बिजनेस करना चाहता है तो फ्री है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। और उसके अलावा जितनी भी मॉनेटरी पॉलिसीज, फिस्कल पॉलिसीज, एम्प्लॉयमेंट पॉलिसीज डेवलप होंगी वो सारी कंट्रीज जो है वो कॉमन उनके दरमियान कॉमन होंगी। तो इस सिचुएशन या दिस फॉर्म ऑफ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन इज कॉल्ड common market. And the last one, the fourth one, that is the strongest form of economic integration, is called economic union. The creation of a true economic union requires integration of economic policies in addition to the free movement of goods and factor of production। कि इस केस में जो पिछला कॉमन मार्केट के फीचर है वो तो रहेंगे कि आपकी जो है फ्री ट्रेड होगी, कॉमन पॉलिसीज होगी, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की मूवेबिलिटी होगी, और मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी, ये भी सारे कंसेंसस से डेवलप होंगी और कॉमन पॉलिसीज होगी। और क्या होगा उसके अलावा, अंडर दिस यूनियन मेंबर वुड हार्मोनाइज मॉनेटरी पॉलिसी, टैक्सेशन, गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड कॉमन करेंसी वुड बी यूज्ड बाय ऑल मेंबर्स। और क्या होगा, टैक्स पॉलिसीज भी सेम होगी, गवर्नमेंट की स्पेंडिंग की जो पॉलिसी वो भी सेम होगी, और करेंसी भी कॉमन होगी। जैसे कि आप यूरोप में देखते हैं कि यूरोप में जितनी भी कंट्रीज हैं उनकी वो कॉमन करेंसी यूज कर रही है एंड दैट इज कॉल्ड यूरो। तो अगर इस फॉर्म ऑफ हाईएस्ट फॉर्म पे अगर हम चले जाएं तो दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक यूनियन। अभी तक हमने बात की कि दो इकोनॉमीज के दरमियान किसी भी तरह की इंटेग्रेशन हो तो उसको हम इकोनॉमिक इंटेग्रेशन बोलते हैं। अगर तो सबसे वीक इंटेग्रेशन हो क्या सकती है कि ट्रेड फ्री कर देते हैं, तो उसको हमने फ्री ट्रेड एरिया कह दिया। और सबसे स्ट्रॉन्ग जो इकोनॉमिक इंटीग्रेशन थी उसका नाम हमने रख दिया इकोनॉमिक यूनियन, और इसके दरमियान दो और टाइप्स आ रही थी। तो बेसिकली देयर आर 4 टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। वन इज फ्री ट्रेड एरिया, नेक्स्ट इज कस्टम यूनियन, द थर्ड वन इज अ कॉमन मार्केट, एंड फोर्थ वन इज इकोनॉमिक यूनियन। अच्छा, अब इकोनॉमिक इंटीग्रेशन के फायदे क्या हैं, उसके फेवर में आर्ग्यूमेंट्स क्या हैं वो देख लेते हैं। बेसिकली ट्रेड क्रिएशन एंड डाइवर्जन की जाहिर बात है कि अगर तो ट्रेड में बैरियर्स नहीं होंगे तो ट्रेड क्रिएट होगी, और दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर ऑल ऑफ द मेंबर कंट्रीज।
The effect of integration on import prices, competition, economies of scale and product factor productivity. फैक्टर्स मूवेबल है तो इसका मतलब उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, जहां पे फैक्टर हाईली प्रोडक्टिव होगा वो वहां पे मूव कर जाएगा। इसी तरह इंपोर्ट प्राइसेस रिड्यूस हो जाएंगी, कंपटीशन हाई होगा, और क्योंकि अब ज्यादा बड़ी मार्केट अवेलेबल है टू द बिजनेसेस तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल भी इंक्रीज करेंगे। द बेनिफिट ऑफ रीजनलिज्म वर्सेस नेशनलिज्म। अच्छा, अब जो पॉलिसीज क्रिएट हुई हैं दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर ओवरऑल रीजन, इट इज नॉट जस्ट बेनिफिशियल फॉर अ पर्टिकुलर नेशन, क्योंकि अब जो पॉलिसीज हैं वो कॉमन है विद इन अ रीजन, तो जो पॉलिसीज भी क्रिएट होंगी वो फॉर द बेनिफिट ऑफ रीजन होंगी रादर देन फॉर द बेनिफिट ऑफ अ पर्टिकुलर नेशन। अच्छा, ट्रेड क्रिएशन और ट्रेड डाइवर्जन में क्या फर्क होता है? वेयर एज ट्रेड क्रिएशन इज पॉजिटिव इन मूविंग टुवर्ड्स फ्री ट्रेड एंड देयरफॉर लो प्राइस फॉर कंज्यूमर विद इन द यूरोपियन यूनियन, द इम्पैक्ट ऑफ ट्रेड डाइवर्जन इज नेगेटिव। डेफिनेटली ट्रेड क्रिएशन से फायदा ये होगा, ट्रेड जब क्रिएट हो रही होगी तो सारी इकोनॉमीज को फायदा हो रहा होगा, हायर टैक्स जनरेट हो रहा होगा, लोगों को ऑप्शंस ज्यादा अवेलेबल होंगे, बिजनेसेस के पास जो है ऑप्शन ज्यादा होंगे। लेकिन ट्रेड डाइवर्ट भी हो रही होगी, तो हो सकता है किसी नेशन से ट्रेड डाइवर्ट होके किसी और रीजन में जा रही हो तो उस पर्टिकुलर रीजन को नुकसान भी हो रहा होगा। लेकिन ओवरऑल अगर बेनिफिट देखा जाए तो आपकी इकोनॉमिक इंटीग्रेशन के बेनिफिट सुपरसीड करते हैं इसके डिसएडवांटेजेस को। When a small country imposes a tariff on import, the price of the goods will typically rise, which will in turn result in lower demand for the imported goods. When a block of country imposes a tariff, the fall in demand for import goods will be substantial. जैसे मैंने आपसे कहा कि इसके अंदर जितनी पॉलिसीज होंगी वो रीजनल लेवल पे बनाई जाएगी कि रीजन का बेनिफिट किस में है। और मैंने आपको ये भी कहा कि इकोनॉमिक इंटीग्रेशन अगर हाईएस्ट लेवल की होगी तो जो एक्सटर्नल मेंबर्स के लिए, नॉन मेंबर्स के लिए जो पॉलिसीज होंगी वो भी कॉमन होगी। तो अगर इंपोर्ट पे कोई रिस्ट्रिक्शन एक कंट्री इंपोज करेगी तो इसका मतलब कि पूरी रीजन इंपोज करेगी। अगर यूरोप के अंदर कोई इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शन है तो वो सिर्फ किसी जर्मनी में नहीं होगी या इंग्लैंड में नहीं होगी, बल्कि वो पूरे रीजन में होगी। तो इसका मतलब उसका इफेक्ट भी हायर आएगा टू द रीजन। इंक्रीज कॉम्पिटिशन और इकोनॉमीज ऑफ स्केल। डेफिनेटली जब रीजन बड़ा होगा तो सारी बिजनेसेस एक्सपैंड करेंगे, क्योंकि अब उनका जो टारगेटेड ऑडियंस है वो रीजन है और एक नेशन नहीं है। और जितना ज्यादा बिजनेस एक्सपैंड करेगा उतना ज्यादा उसकी इकोनॉमीज ऑफ स्केल इंक्रीज करेंगे। और इकोनॉमीज ऑफ स्केल हमने पहले डिफाइन किया हुआ है। इकोनॉमीज ऑफ स्केल वो सिचुएशन है जब बिजनेस का साइज इंक्रीज होता है तो उसकी ओवरऑल कॉस्ट रिड्यूस हो जाती है। इंटीग्रेशन इंक्रीजेस market size and may result in lower degree of monopoly in the production of certain goods and services. Certain industries may not be economically viable in smaller trade protected countries, internal economies of scale और external economies of scale. यानी कि कुछ इंडस्ट्रीज है जो कि स्मॉल इकोनॉमीज में एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती। तो जब इकोनॉमिक इंटीग्रेशन होगी तो डेफिनेटली वो इंडस्ट्रीज भी एग्जिस्ट करना शुरू हो जाएंगी जो कि शायद एक स्मॉल कंट्री के लेवल पे एग्जिस्ट नहीं कर सकती, क्योंकि शायद डिमांड अवेलेबल नहीं होती बिजनेस के लिए टू अर्न अ सर्टेन और डिजायर्ड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। हायर फैक्टर प्रोडक्टिविटी एंड रीजनलिज्म वर्सेस नेशनलिज्म। जैसा कि मैंने आपको बताया इसमें वही बातें डिस्कस हुई हैं। When factor of production are freely mobile, the wealth of common market countries in aggregate will likely increase. Factor mobility not benefit each country in the common market. The biggest impediment to economic integration remains the reluctance of nations to surrender a measure of their autonomy. अच्छा, इसके अंदर बात जो पहले की गई थी, मैंने आपको रीजनलिज्म वर्सेस नेशनलिज्म की बात की हुई थी, वो मैंने एक्सप्लेन कर दी थी। लेकिन यहाँ पे सिर्फ 2-4 बातें की गई है कि इसके ऊपर रिलक्टेंस सिर्फ इसलिए होती है कि कोई भी
कंट्री आप देख लें कि अगर ओवरऑल देखें तो यूरोप के अलावा इस तरह का स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक इंटीग्रेशन आपको अमंग द नेशंस नजर नहीं आता, और उसकी वजह भी यही है कि कंट्रीज अपनी ऑटोनॉमी को जो है सेक्रीफाइस करना या सरेंडर करना पसंद नहीं करते। तो इस वजह से शायद इकोनॉमिक इंटीग्रेशन की जो स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म है उसकी एग्जांपल बहुत ही लिमिटेड है, और शायद सबसे कॉमन एग्जांपल हमारे ध्यान में यूरोप ही आती है। उसके अलावा जो फैक्टर मोबिलिटी है एट टाइम्स फायदेमंद होती है, लेकिन अगर कई कंट्रीज हैं उनको फैक्टर मोबिलिटी का नुकसान होगा, क्योंकि डेफिनेटली उनकी टैक्स बेस रिड्यूस होगी और गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू है वो डिक्रीज होगा। तो इस वजह से भी एट टाइम्स इकोनॉमिक इंटीग्रेशन प्रैक्टिकली उस तरह एग्जिस्ट नहीं करती जिस तरह इसके थ्योरेटिकल एडवांटेजेस हमें नजर आते हैं। यूरोपियन इंटीग्रेशन, अब एग्जांपल की बात करें, मैंने आपसे कहा सबसे स्ट्रॉन्ग जो इकोनॉमिक इंटीग्रेशन इकोनॉमिक यूनियन की जो फॉर्म है दैट इज यूरोप। तो यूरोपियन इंटीग्रेशन के जो बेसिकली एस्पेक्ट्स हैं वो इसमें डिस्कस किए हुए हैं कि एक्चुअली तो मिड 80s में एग्रीमेंट ऑफ द रिकॉर्ड नहीं था। उसके बाद 1992 में इसको पेपर वर्क करने के बाद इसको रूटीन में ले आया और इसका जो नाम रखा वो यूरोपियन यूनियन नाम आया। द एग्जेक्टिव बॉडी ऑफ यूरोपियन यूनियन इज यूरोपियन कमीशन हेडक्वार्टर्ड इन ब्रुसेल्स। The Council of Ministers has the final power to decide European Union actions. The future expansion of the European Union will cause change in the decision making process. आखिरी बात मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि अगर तो यूरोपियन यूनियन फर्दर एक्सपैंड होगी या रिड्यूस होगी तो डेफिनेटली उसके जो चेंजेस हैं वो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस भी चेंज होगा। यानी कि अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है तो उसकी जो रिप्रेजेंटेशन है डेफिनेटली वो भी चेंज करनी पड़ेगी। Perhaps the most common implication for Europe is the economic growth that is expected to result. Definitely economic union की ही इसलिए जाती है या इकोनॉमिक इंटीग्रेशन के उसके इकोनॉमिक रिजल्ट्स या पॉजिटिव बेनिफिट ऑन द इकोनॉमी एक्सपेक्ट किए जा रहे होते हैं। Several specific sources of increased growth have been identified, gain from eliminating transaction cost. अगर आपस में कोई ट्रेड बैरियर नहीं है तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट या तो होंगी नहीं या बहुत ही मिनिमाइज हो जाएगी। दूसरा फायदा क्या होता है, अचीवमेंट ऑफ इकोनॉमीज ऑफ स्केल, मोर इंटेंस कंपटीशन ज्यादा होगा तो बिजनेसेस की इनएफिशिएंसीज भी रिड्यूस होंगी और कस्टमर को प्रोडक्ट चीपर अवेलेबल होगी। चीपर ट्रांजैक्शन कॉस्ट एंड रिड्यूस करेंसी रिस्क। डेफिनेटली अगर 17, 18 या 20 कंट्रीज एक ही करेंसी यूज कर रही है तो करेंसी रिस्क तो है ही नहीं। करेंसी रिस्क तो तब है जब इंटर कंट्री जो करेंसीज हैं उसमें फ्लक्चुएशन आ रही है उसके रेट में। अगर तो दोनों या मल्टीपल कंट्रीज एक ही करेंसी यूज कर रही हैं तो उसका मतलब आपका करेंसी रिस्क विल इवेंचुअली कम टू जीरो। अच्छा, दूसरी एग्जांपल हमें नॉर्थ अमेरिका की मिलती है कि ये शायद यूरोप के लेवल की तो इंटीग्रेशन नहीं है, लेकिन आप इसको कस्टम यूनियंस के लेवल पे कह सकते हैं, या इवन इट इज बिटवीन कस्टम यूनियन एंड कॉमन मार्केट। Although European Union is undoubtedly the most successful and well-known integration efforts in North America has gained momentum and attention. North American integration has an interest in purely economic issues, and there is no constituencies for political integration. US-Canada Free Trade Agreement, North American Free Trade Agreement, जिसको आप नेफ्टा बोलते हैं, तो उधर की कंट्रीज भी जो है इकोनॉमिकली इंटेग्रेटेड है, लेकिन शायद उस लेवल की नहीं है कि पॉलिटिकल कोऑपरेशन हो सके या कॉमन करेंसी हो। तो उनकी जो जिस तरह आप नाम से भी देख लें कि इनके एग्रीमेंट का नाम है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, तो ये इनका जो मेजर फोकस है वो मॉनेटरी या इकोनॉमिक पॉलिसीज पे नहीं है बल्कि सिर्फ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स पे है। अदर इकोनॉमिक अलायंस, the world's developing countries have perhaps the most to gain from successful integration efforts. Import substitution, अच्छा बात ये हो रही है कि फिलहाल तो अलायंसेस ये है, लेकिन अगर डेवलपिंग कंट्रीज में इकोनॉमिक इंटीग्रेशन हो तो शायद गेन सबसे ज्यादा हो सकता है। क्यों? क्योंकि इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन हो जाएगी, इंटीग्रेशन होगी
तो वो जो बैलेंस ऑफ पेमेंट का नेगेटिव इफेक्ट आता है, अगर एक यूनियन के अंदर ही ट्रांजैक्शन होगी तो उसको विद इन अ यूनियन उसी तरह कंसिडर किया जाएगा जैसे विद इन अ कंट्री कंसिडर किया जाता है। तो नॉर्मली जो डेवलपिंग कंट्रीज होती हैं उनके इंपोर्ट्स ज्यादा होते हैं और एक्सपोर्ट कम होती है, और वो हर ईयर फिस्कल डेफिसिट फेस कर रहे होते हैं। तो अगर जो डेवलपिंग कंट्रीज में जो कि एक दूसरे को ट्रेड कर सके, उनके पास प्रोडक्ट्स अवेलेबल हो, अगर उनमें इकोनॉमिक अलायंस हो सके तो उसका जो इफेक्ट है वो सबसे फेवरेबल आ सकता है, लेकिन प्रैक्टिकली शायद ये हो नहीं पाता, और उसकी वजह ये लैक ऑफ ट्रस्ट है और लैक ऑफ ऑटोनॉमी कोई डेवलपिंग कंट्री बेयर नहीं करना चाहती। Before the signing of US-Canada Free Trade Agreement, all of the major trading bloc activity in America had taken place in Latin America. One of the longest-lived integration effort among developing countries was the Latin America Free Trade Agreement. ये है तो 61 से, लेकिन मैंने जैसे कि कहा कि ये है तो सबसे लॉन्गेस्ट, यूरोपियन यूनियन से भी पहले से एग्जिस्ट करता है, लेकिन क्योंकि इसकी इंटीग्रेशन का लेवल यूरोपियन यूनियन के मतलब इसकी स्ट्रेंथ उस लेवल की नहीं है, और सेकेंडली इसमें जो कंट्रीज इन्वॉल्व है वो नंबर ऑफ कंट्रीज लेस हैं यूरोपियन यूनियन से, तो इसलिए इसको कॉमनली डिस्कस नहीं किया जाता। Integration in Asia and integration in Africa and the Middle East. The development in Asia has been different from that in Europe and Americas. Asian interest in regional integration is increasing for pragmatic reasons. Africa's economic grouping range from currency union among European nations and their former colonies to custom union among neighboring states. देखिए, एशिया के अंदर भी अगर देखा जाए तो इंटेग्रेशन बहुत सारी है। जैसे कि पाकिस्तान में आप देखें तो सबसे कॉमन तो आपको नजर आएगा आपका चाइना के साथ जो एग्रीमेंट्स है, और इसमें सी पैक बहुत कॉमन, मतलब सबसे टॉप ऑफ द लाइन है। लेकिन जो एशियन कंट्रीज हैं उनके दरमियान भी इंटेग्रेशन बहुत ज्यादा है, लेकिन नॉर्मली जो एशियन कंट्रीज हैं उनके ज्यादातर एग्रीमेंट जो है वो फ्री ट्रेड लेवल के हैं। अभी तक कॉमन करेंसी या कॉमन पॉलिसी के एग्रीमेंट नहीं है, क्योंकि हर कंट्री अपनी इकोनॉमी एंजॉय करना चाहती है। यूरोपियन जो नेशन है उनके शायद ओपिनियन डिफरेंट थे, उन्होंने अपनी इकोनॉमी एट टाइम्स सेक्रीफाइस की है फॉर रीजनल बेनिफिट रादर देन नेशनल इंटरेस्ट। Economic integration and the international manager. Regional economic integration creates opportunities and challenges for the international manager. Economic integration may have an impact on the company's entry mode. Decision regarding integrating market must be assessed from 4 different perspectives: effects of change, strategic planning, reorganizing, lobbying. Definitely जब आपकी इंटीग्रेशन होगी तो आपकी अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट होंगी और चैलेंजेस भी आएंगे। तो आपकी जो इकोनॉमिक इंटीग्रेशन है इसमें कंट्री का एंट्री का जो मोड है उसका इफेक्ट भी देखा जाता है कि अगर यूरोपियन यूनियन है तो उसमें कोई कंट्री एंट्री करना चाहे तो उसके रिगार्डिंग भी पॉलिसीज सेट होती हैं, और वो पॉलिसीज बेसिकली 4 तरह की जो हेड में देखी जाती हैं। वन के उस चेंज का पूरे रीजन पे इफेक्ट क्या आएगा जिसमें सारी एग्जिस्टिंग कंट्रीज हैं। आपकी जो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग है, क्या वो चेंज तो नहीं करनी पड़ेगी किसी भी कंट्री के एंट्री से। जैसे कि अगर यूरोपियन यूनियन में कोई नई कंट्री एंटर होना चाहती है तो फिर उसकी वजह से क्या यूनियन की पूरी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग तो नहीं चेंज होगी। क्या जो आपके डिसीजन मेकिंग बॉडीज हैं उनके अंदर रीऑर्गेनाइजेशन की जरूरत तो नहीं है। और तीसरी चीज की किसी लॉबिंग का लास्ट ये है कि किसी लॉबिंग तो नहीं क्रिएट हो जाएगी, किसी ये एंट्री कहीं लॉबीज तो नहीं बना देगी विद इन इंटीग्रेशन। तो ये 4 फैक्टर्स हैं जो देखा जाता है और फिर डिसाइड किया जाता है कि किसी भी कंट्री को इंटीग्रेशन के अंदर एंटर किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। अच्छा, लास्टली हम डिस्कस करेंगे कि इकोनॉमिक इंटीग्रेशन के इफेक्ट किस तरह के होते हैं और यूरोपियन यूनियन की बात करेंगे। Economic integration bring significant benefit, more efficient allocation of resources. अच्छा, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन के 2 तरह के इफेक्ट होते हैं। एक को बोलते हैं स्टैटिक इफेक्ट्स, ये आपकी कोर्स आउटलाइन के पार्ट एग्जैक्टली,
और दूसरे को बोलते हैं डायनामिक इफेक्ट। स्टैटिक इफेक्ट्स का मतलब ये होता है जो शॉर्ट टर्म इफेक्ट होते हैं। यानी क्या शॉर्ट टर्म इफेक्ट्स क्या होते हैं कि एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज को बेटर यूज किया जा सकता है अगर सारे मिलकर उसे यूज करेंगे। ट्रेड क्रिएशन होगी तो आपके वो जो कंपैरेटिव एडवांटेज है स्पेशलाइजेशन की तरफ बात आएगी और आपके ट्रेड के जो कॉस्ट है उसको एलिमिनेट किया जा सकता है। लॉन्ग टर्म बेनिफिट क्या हो सकते हैं कि जब कंपनी का साइज बढ़ेगा थ्रू इंटीग्रेशन लॉन्ग टर्म में तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल अचीव हो सकती हैं। दैट इज बेनिफिशियल फॉर बोथ द कंपनीज एंड द कस्टमर। ठीक है, कॉस्ट रिड्यूस होगी तो कंपटीशन इंक्रीज हो जाएगा। बोथ प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर बेनिफिट फ्रॉम मोर एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज एज अ रिजल्ट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये सिंपल जो है इकोनॉमिक इंटीग्रेशन के जो शॉर्ट टर्म बेनिफिट हैं उसको हम स्टैटिक इफेक्ट्स बोलते हैं और जो लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स होते हैं उसको हम डायनामिक इफेक्ट्स बोलते हैं। अच्छा, यूरोपियन यूनियन के बारे में कुछ चीजें लिखी हुई है इंफॉर्मेशन के लिए, ये आपको पता होना चाहिए। बाय जॉइनिंग यूरोपियन यूनियन द कंट्रीज बिकम By joining European Union, the countries become members of the EMU. They are committed to adopting the euro eventually and taking appropriate steps in that direction. But European Union accession does not necessarily mean adoption of euro. The new member state must pursue price stability and also fulfill the same convergence criteria that were required of the existing member. There is no predefined timetable for adopting euro by the member. It will depend on the level of convergence required. देखिए, जब नया मेंबर आता है तो इसका मतलब ये नहीं है उसी दिन से उसको यूरो अडॉप्ट करना पड़ता है। उनकी इकोनॉमिक और मॉनेटरी यूनियन जो है वो डिसाइड करती है यूरो को अडॉप्ट करने के लिए जो उसका सेंट्रल बैंक होता है उसको रिजर्व्स और कुछ क्राइटेरिया भी मीट करने पड़ते हैं क्योंकि यूरो की एक प्राइस सेट हुई है। तो जो नया मेंबर आएगा जब तक वो उस जो उनकी मॉनेटरी यूनियन है या उनका जो यूरोपियन सेंट्रल बैंक है उसकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं करता तब तक वो यूरो को अडॉप्ट नहीं कर सकता विद इन इटसेल्फ। अच्छा, अब जब बेसिकली यूरोपियन यूनियन स्टार्ट हुआ था तो उसके 12 मेंबर्स थे। European monetary system arrangement by which most nations of European Union link their currencies to prevent large fluctuation relative to one another. It was organized in 1979 to stabilize foreign exchange and counter inflation among members. Definitely जो यूरोपियन मॉनेटरी सिस्टम है उसको डेवलप करने का रीजन ही ये था कि एक्सचेंज रेट स्टेबल हो सके और इन्फ्लेशन ना हो। अगर तो एक्सचेंज रेट एक ही होगा तो इन्फ्लेशन होने के चांसेस बहुत थोड़े हैं। In 1994, the European Monetary Institute was created as transitional step in establishing the European Central Bank and common currency. अच्छा, अब यूरोप के अंदर जो सेंट्रल बैंक है वो पूरे यूरोप का एक ही सेंट्रल बैंक है जिसका नाम है यूरोपियन सेंट्रल बैंक, जिसका हर कंट्री में होता है, उनके पूरे रीजन में एक बैंक है। ECB established in 1998 is located in Frankfurt, Germany. The central bank for Europe's single currency, the euro. Main task is to maintain price stability in the euro area to keep inflation low. Present target is to keep inflation below but close to 2%. The ECB and the national central banks composes the European system of central banks. अगर देखा जाए तो यूरोपियन सेंट्रल बैंक का जो पर्पज है एग्जैक्टली वही पर्पज है जो किसी भी कंट्री के सेंट्रल बैंक का होता है, लेकिन यहाँ पे जो उसका फोकस है वो रीजन पे है रादर देन अ कंट्री। यूरोप के अंदर उसके वही टारगेट्स है कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है, प्राइस स्टेबिलिटी लानी है। ये किसी भी कंट्री के सेंट्रल बैंक का मॉनेटरी पॉलिसी के जो बेसिक टारगेट्स होते हैं वो यही होते हैं। तो उन्होंने डिफाइन किया हुआ है क्योंकि इन्फ्लेशन इकोनॉमिस्ट ये कहते हैं कि इन्फ्लेशन भी नेसेसरी है टू कीप अ सर्टेन लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो इसलिए उन्होंने इन्फ्लेशन का लेवल 2% रखा हुआ है जो कि एक्सेप्टेबल लेवल है और इसके लिए यूरोपियन सेंट्रल बैंक वर्क करता है ताकि इसको लेवल को मेंटेन किया जा सके। ECB is one of the world's largest central bank, being in charge of monetary policy of European Union official currency.
the euro, which is used by over 300 million people in European countries. The ECB is governed by the board of directors headed by president and a board of governors consisting of member of the board of directors and representative of the local central bank. Definitely यूरोपियन सेंट्रल बैंक के जो जो टारगेटेड पीपल है या उनकी इकोनॉमी में जो लोग हैं वो ज्यादा है, क्योंकि उनकी जो कंट्रीज हैं वो मोर देन 12 है। अब मेरे ख्याल से 18 के आसपास कंट्रीज हैं जो यूरोपियन यूनियन में है, उस वक्त 12 थी। तो उसके जो अंडर पॉपुलेशन है वो भी बहुत हाई है, और क्योंकि उसमें रीजन्स बहुत ज्यादा है या कंट्रीज बहुत ज्यादा है, तो इसलिए ईसीबी इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सेंट्रल बैंक। और उसका भी उसके अंदर सारे जो सेंट्रल बैंक्स थे पहले जितनी भी कंट्रीज हैं उसके रिप्रेजेंटेटिव मौजूद हैं। जो यूरो पहली बार इंट्रोड्यूस होता वो 1 जनवरी 1999 में हुआ था, और प्रॉपर जो सर्कुलेशन इसकी हुई थी वो 2002 में हुई थी। Convergence criteria: the member countries must coordinate their economic policies in order to achieve some objective. The high degree of price stability, reduction in inflation, the stable exchange rate, control on budget deficit no more than 3% of GDP, control on public debt, convergence in long term interest rate. अगर आप देखें इसको तो बेसिकली ये सारे वही ऑब्जेक्टिव है जो मॉनेटरी पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव होते हैं, जो कि सेंट्रल बैंक का कंट्रोल करने का काम है, जो कि एक कंट्री की मॉनेटरी पॉलिसी होती है। तो इस केस में आपको ये बताया हुआ है जब मॉनेटरी पॉलिसी डिसाइड होती है तो सारे मेंबर्स एक्चुअली अपनी इकोनॉमिक पॉलिसीज डिस्कस करते हैं, और जो कॉमन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उसकी बेसिस पे यूरोप की जो है जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो डिफाइन होती है, और उसके टारगेट्स यही होते हैं: प्राइस स्टेबिलिटी, एक्सचेंज रेट, बजट डेफिसिट, पब्लिक डेट और लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट्स। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि यूरोप बेसिकली इज वन ऑफ द एग्जांपल जहां पे आपको एक सिंगल करेंसी यूज होती हुई नजर आएगी पूरे रीजन में। इन दिसंबर 1991 द मेंबर ऑफ यूरोपियन यूनियन मेट एट maastricht, the Netherlands, to finalize a treaty that changed Europe's currency future. This treaty set out a timetable and a plan to replace all individual European common union currencies with a single currency called euro. The plan has its original in the Dallas report of 1989 on the transition to full monetary union. The report envisaged 3 stages: removing the remaining exchange rate control, establishing European system of central bank, and hardening the exchange rate management. Full implementation of the monetary union when exchange rates have become increasingly fixed and the European Central Bank take charge of running the union's monetary पॉलिसी। तो बेसिकली जब ये इंट्रोड्यूस हुए तो ये डिसाइड हुआ कि एक ही करेंसी यूज होगी। तो उसके बाद फिर मॉनेटरी यूनियन का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हुआ, और फिर उसका ये हुआ सबसे पहले तो ये नेसेसरी था कि सारी जो करेंसीज इन्वॉल्व्ड है पहले तो वो खुद इकोनॉमिकली स्ट्रांग हो, ताकि कॉमन करेंसी अगर वो फिक्स्ड होंगी तभी जाके कॉमन करेंसी इंट्रोड्यूस की जा सकती है। और उसके बाद यूरोपियन सेंट्रल बैंक स्टैब्लिश हुआ और उसने इसको एक्चुअलाइज किया। टू प्रिपेयर यूरोपियन मॉनेटरी यूनियन, अ कन्वर्जेंस criteria was laid out whereby each member country was responsible for managing the following to the specific level. Nominal inflation rate should not be more than 1.5%. Long-term interest rate should not be more than 2%. Fiscal deficit should no more be more than 3%. Government debt should no more be more than 60% of GDP. अच्छा, क्योंकि करेंसी यूनियन की तरफ आप जा रहे थे तो ये क्राइटेरिया सेट हुआ कि फॉर स्पेसिफिक पीरियड जितने भी मेंबर कंट्रीज है उनके वो ये वाली पॉलिसीज अडॉप्ट करें कि उनका जो इन्फ्लेशन रेट है वो 1.5% से इंडिविजुअली ना हो, ज्यादा ना हो, इंटरेस्ट रेट जो है वो 2% से ज्यादा ना हो, फिस्कल डेफिसिट 3% ऑफ जीडीपी से ज्यादा ना हो, और गवर्नमेंट के जो डेट्स है वो जीडीपी के 60% से ज्यादा ना हो। फिर ये पॉसिबल था कि वो कन्वर्ट कर सकें कॉमन करेंसी की तरफ। जब उनकी पॉलिसीज एक होंगी फिर जाके एक
कॉमन करेंसी इंट्रोड्यूस हो सकेगी। और उसके बाद फिर उन्होंने यूरोपियन सेंट्रल बैंक को डेवलप किया और वो फ्रैंकफर्ट में है और जर्मनी से ऑपरेट करता है। द यूरो फैक्ट्स, अब यूरो के होने से फायदा क्या हुआ? चीपर ट्रांजैक्शन कॉस्ट, जब आपकी करेंसी एक होगी तो इसका मतलब कन्वर्जन की ट्रांजैक्शन कॉस्ट तो आएगी नहीं। दूसरा, करेंसी रिस्क कोई नहीं है क्योंकि एक ही करेंसी में ट्रांजैक्शन हो रही है। इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट अगर की बात करें, खैर वर्ड गलत होगा, लेकिन अगर विद इन जोग्राफिकल जो एरिया है अगर ट्रेड हो रही है तो उसमें कोई करेंसी रिस्क ही नहीं है क्योंकि बाइंग एंड सेलिंग सारी यूरो में हो रही है। All consumer and businesses, both inside and out the Eurozone, enjoy price transparency and increased price-based competition. If the euro is to be successful, it must have a solid economic foundation. ये उस वक्त की बात हो रही है कि ये क्राइटेरियाज थे, लेकिन अब हमें नजर आ रहा है कि इनकी इकोनॉमिक फाउंडेशन और इनकी जो मैनेजमेंट है वो बहुत स्ट्रांग है। तो यूरो इटसेल्फ इज अ सक्सेस अगर हम 2020 पे देखें। द प्राइमरी ड्राइवर ऑफ द करेंसीज वैल्यू इज इट्स एबिलिटी टू मेंटेन परचेजिंग पावर, जो कि इसकी प्राइस स्टेबिलिटी की बात हो रही है। The single largest threat to maintaining purchasing power is inflation. So, job of European Union has been to prevent inflationary forces from undermining the euro. जो कि यूरोपियन सेंट्रल बैंक का काम है कि वो विद इन कंट्रीज भी इन्फ्लेशन को कंट्रोल करते हैं ताकि ओवरऑल यूरो की जो पावर है वो भी कंट्रोल हो सके। ये ग्राफ है जो शो करता है बेसिकली जो यूएस डॉलर और यूरो का जो एक्सचेंज रेट है फ्रॉम 99 टू 2015 किस तरह ग्राफ में शो किया गया है कि क्या लेवल पे वो एग्जिस्ट करता था। अच्छा, आज हमने डिस्कस किया इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। आई होप के चीज़ें क्लियर होंगी क्योंकि बेसिकली जो बात यह है कि इकोनॉमिक इंटीग्रेशन होती क्या है। इकोनॉमिक इंटीग्रेशन के बेसिकली 4 लेवल्स हैं और इट डिपेंड्स ऑन द इंटेंसिटी या स्ट्रेंथ ऑफ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। क्योंकि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जो एग्जांपल नज़र आती है हमें इकोनॉमिक इंटीग्रेशन की वो यूरोपियन यूनियन में, तो इसलिए हमने यूरोपियन यूनियन को डिस्कस भी कर लिया। तो उससे रिलेटेड कोई भी सवाल होंगे आप मुझसे नेक्स्ट क्लास में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।